हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक परीक्षा जो दिसंबर 2022 में होने वाली है, उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान से संबंधित 15 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी प्रश्न आपको कक्षा 8 के स्तर के होंगे। यानी नए सिलेबस में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भी प्रश्न आएंगे वो सब कक्षा 8 तक के ही होंगे। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको कक्षा 8 से ऊपर के आ जाएं, लेकिन अधिकतर प्रश्न आपको कक्षा 8 तक के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 8 लाए हैं और इसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट साइंस के कॉन्सेप्ट पर होंगे और बाकी कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको साइंस के पेडागोजी से रिलेटेड होंगे या उसके शिक्षण विधि से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना प्रैक्टिस सेट। आप हमें कमेंट में बताएं कि 30 में से आपको कितने अंक आ रहे हैं और आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकारकों या अभिकर्मकों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। पहला है, एल्युमिनियम सल्फेट को जिंक के साथ अभिक्रिया कराया गया। दूसरा है, एल्युमिनियम सल्फेट को फेरस के साथ अभिक्रिया कराया गया। तीसरा है, कॉपर सल्फेट को फेरस के साथ अभिक्रिया कराया गया। और चौथा है कि कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ अभिक्रिया कराया गया। तो इनमें से किन में अभिक्रिया होगी? तो देखिए, अभिक्रिया तभी होता है जब उससे अधिक, यानी जो पहले से हमारा सॉल्यूशन है या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, उसमें जिंक के साथ तभी अभिक्रिया होगी जब एल्युमिनियम से ज़्यादा जिंक जो है अभिक्रियाशील होगा, तभी वह उसको हटा करके उसके स्थान पर एल्युमिनियम के स्थान पर जिंक जा पाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है जिंक के साथ सल्फर के साथ अभिक्रिया किया हुआ है और एल्युमिनियम सल्फेट बनाया हुआ है। तो जिंक एल्युमिनियम के स्थान पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो पाएगा अगर जिंक जो है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील हो। तो इसको जानने के लिए पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व किससे अधिक अभिक्रियाशील हैं या कम अभिक्रियाशील हैं। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे, अगर रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, जिसका के से होता है, संकेत के है। दूसरे नंबर पे आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। तो आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है वो आपको आयरन से और जिंक से ऊपर है, यानी कि जिंक या आयरन जो है वो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उसके जगह से नहीं हटा पाएगा। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो आप पहला देख रहे हैं ऑप्शन कि एल्युमिनियम सल्फेट से जिंक और फेरस रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिंक और फेरस जो है वो एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, तो वो उसको उसके सॉल्यूशन से, उसके यौगिक से नहीं हटा पाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कॉपर और फेरस और कॉपर और जिंक में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉपर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव में आता है। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब वेरी अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, यानी इनकी जो क्रियाशीलता है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे तो इसके कारण कॉपर को आसानी से जो है वो आयरन या जिंक हटा सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी सी और डी जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, लेकिन ए और बी में यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तत्व X विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको यह कमेंट में बताना है कि नीले लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो वह जो विलयन होगा वह किस प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो आप हमें यह कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सल्फ़र। सल्फ़र जो है ऑक्सीजन में जलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा और इसको जब अगर हम लिटमस पत्र डालेंगे उसके विलयन में तो यह नीले को लाल कर देगा। तो आपको बताना है कि यह जो विलयन है वह किस प्रकृति का है, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। जैसे यहाँ बहुत सारा चरण दिया है, तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो चलिए एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का जो चक्र होता है वो कैसा होता है। आप यहाँ स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन दिख रहा होगा। ये तरित द्वारा, यानी कि जब लाइटनिंग होता है आसमान में, तो उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण फिक्सेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ आप देखते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के द्वारा या वायुमंडलीय जीवाणु या हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होगा। उसके बाद जीवाणु द्वारा फिर स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। तो जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होगा, फिक्सेशन द्वारा जो प्राप्त नाइट्रोजन होगा, वो फिर से जीवाणु द्वारा उसको नाइट्रस ऑक्साइड या बहुत सारे जो दूसरे यौगिक हैं उनमें परिवर्तित करके मिट्टी में उसको मिल जाता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो मिल जाते हैं और उसको पौधे जो है अवशोषित करते हैं। आप एरो के साथ चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वो मिट्टी में आएगा, मिट्टी को फिर पौधे द्वारा अवशोषण होगा, फिर उस पौधे में जो नाइट्रोजन के यौगिक होंगे वो जंतुओं द्वारा पौधे को खाने से जंतुओं में जाएंगे और फिर उनकी मृत्यु से या उत्सर्जन द्वारा फिर से वो मिट्टी में आ जाएंगे और वहाँ से जीवाणु द्वारा, यहाँ आप देख रहे हैं, जीवाणु द्वारा फिर से उनका गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से यह चक्र चलता है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चरण पहले आएगा और किसके बाद कौन सा आएगा। इससे पहला है गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। तो देखिए पहले स्थान पे ये तो नहीं होगा। दूसरा कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। तो आप देखें हैं कि जो भी वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के द्वारा या बिजली के द्वारा ही फिक्सेशन हो पाता है, स्थिरीकरण हो पाता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट पे आएगा। दूसरा है जीवाणु नाइट्रोजनों के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। और अंत में है कि पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये खोजना है कि बी ऑप्शन फर्स्ट में कहाँ है। और अंत में एक दिया हुआ था कि पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो आपको खोजना, आप यहाँ देखेंगे कि बी जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो हमारा पहला ऑप्शन ही है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही ये दिखा रहा है कि बी वाला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और इस क्रम में आएगा, पहले बी, फिर ए, तब डी, तब ई, तब सी। तो इस तरह से यहाँ इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला है किसी भोजन के नमूनों में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन कौन से हैं। तो ये होता है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की उच्चता और उसके आयाम में क्या संबंध है। तो ध्वनि की उच्चता और आयाम में यह संबंध होता है कि ध्वनि की जो उच्चता होती है वह उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है स्तंभ ए में दिए गए सौरमंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए गुणधर्मों से कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए जिसमें मिलान करना हो तो पहले आप उसको खोजिए जो आपको पता है। तो यहाँ सबसे आसान आप जानते होंगे उपग्रह के बारे में, या सैटेलाइट क्या होता है। तो पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीक दूरी पर चक्कर लगाते हैं, फिक्स पाथ पर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो डी का 3 आप यहाँ देखिए, आपको डी का 3 में होना चाहिए। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही आपका खत्म हो गया, पहला गया और दूसरा गया। तो इस तरह से आपको आसानी होगी समझने में कि जब आप कुछ चीज़ों को पहले हल कर लेंगे तो अब आपको बाकी 2 में पता करना है। और देखिए दोनों सेम है, यानी ए का 2 होगा ही, दोनों में सी और डी दोनों में बताया गया है। अब आपको सोचना है कि बी का 1 होगा
या 4 होगा। तो आप यहाँ देखें कि बी में क्या कह रहा है, धूमकेतु क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि धूमकेतु चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं, यानी कॉमेट्स होता है ये। तो ये हमारा जो बी है इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यानी इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा धूमकेतु होता है वो चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होता है। उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों नज़दीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। उल्का पिंड होता है छोटे छोटे पिंड जो कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, यानी पहला ऑप्शन। और तारा रूप जो होता है वो छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण आपको रिंग दिखाई पड़ता है। तो ये जो है आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटा छोटा आपको कण सब दिखाई पड़ता है वो सब तारा रूप होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। विद्युत धारा का चालन नहीं करने का मतलब है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, यानी वह विद्युत का कुचालक होगा। तो यहाँ पर नींबू का रस, कास्टिक सोडा का विलयन और साधारण नमक का विलयन जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। केवल बी जो है शर्करा का विलयन, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है दिल्ली के आरंभिक बिंदु से किसी बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक 4000 किलोमीटर है और 3 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह पाठ्यांक 4150 किलोमीटर दर्शा रहा है। बस की औसत चाल क्या है। तो पहले तो आपको दूरी पता करना होगा कि कितना दूरी है और फिर कितना समय। तो आप यहाँ दूरी देखेंगे कि 4150 है और शुरू में था 4000, यानी यहाँ पर आपको दूरी देखने को मिल रहा है। यहाँ आपका डिस्टेंस हो जाता है 150 और समय है आपको 3 घंटा। समय है यहाँ पे 3 घंटा, ये किलोमीटर में होगा और ये आवर में घंटे में है। तो आपको अब यहाँ पे औसत चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 3, 150 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, अगर 150 में आप 3 से भाग करेंगे तो आपको आ जाता है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो ये आपको यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको उसको 5/18 से गुना करना पड़ता है। जैसे अगर कोई किलोमीटर पर आवर में दिया है और अगर उसको मीटर में बदलना हो तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे। और अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हो और किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 कर देते हैं, यानी उसको उलट के लिखते हैं। ये हो जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि हमारा 13.8 मीटर पर सेकेंड, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ए, बी और सी मृदा के 3 प्रकार हैं जिनके लक्षण नीचे दिए गए हैं, यानी 3 तरह के मिट्टी के बारे में है। गेहूं की फसल उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उत्तम है। अब आपको ये बताना है कि गेहूं का अगर पौधा आपको लगाना हो तो इसमें से कौन सा गुण सबसे अच्छा होगा। बड़े कणों की अधिक संख्या, यानी कि निम्न प्रतिधारक जल को जो है वो कम ग्रहण करने वाला हो। और बी और सी है कि महीन कणों की कम संख्या, यानी कि बड़े तथा महीन कणों की लगभग एक समान संख्या, और इसका जल प्रतिधारण गुण जो है वो मध्यम है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मिट्टी जो गेहूं के फसल होते हैं, धान की फसल होते हैं, इन सब में पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें अगर जल प्रतिधारण गुण अगर मध्यम या उच्च होगा तो फसल अच्छा उगेगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है बी और सी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने तरह के मिट्टी पाए जाते हैं, ताकि हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ भी
कोई क्वेश्चन आए कि मिट्टी के प्रकार, तो आप इसको समझ पाएँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला जो आपको थोड़ा सा ये आपको जलोढ़ मिट्टी है, तो आप गंगा के जो मैदान है उसके आसपास या पहाड़ी क्षेत्र जो है यहाँ ऊपरी भाग यहाँ पर पाया जाता है। आपको ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल जो है वो पाए जाते हैं। और इसके भी दो प्रकार होते हैं, आप जानते हैं कि खादर और बांगर होता है। बांगर पुराना होता है और खादर नई जो मिट्टी है जो प्रतिवर्ष लाई जाती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। ये उपजाऊ होती है। और बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी है जो थोड़ा कम उपजाऊ होता है। दूसरा है ब्लैक यानी कि काली मिट्टी। इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि इसकी कपास का जो पौधा इसमें अधिक उपजता है। तो ये जो है आपको देख रहे हैं मध्य भारत का जो क्षेत्र है और गुजरात का कुछ क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। उस तरह से रेड एंड येलो जो मिट्टी है ये भी आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की विशेषता होती है कि इसमें लौह अयस्क या लोहीय गुण जो होते हैं आयरन ऑक्साइड ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है एरिड यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरह से, और एक है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स जो कि आपको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र और यहाँ पे कुछ सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के पास में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में लगभग अनेक किस्म की मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। तो आपको ज्योग्राफी के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जीवों को स्तंभ बी में दिए गए श्वसन के उनके अंगों से मिलान कीजिए। जैसे पहला है मेढक। तो मेढक कैसे सांस लेता है, केचुआ कैसे सांस लेता है, तिलचट्टा कैसे सांस लेता है, और हमारा जो है मछली कैसे सांस लेती है। तो आप जानते हैं कि मेढक जो है वो फेफड़े से सांस लेता है, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मेढक का फेफड़ा। दूसरा है केचुआ। तो केचुआ जो है वो सांस लेता है आपको त्वचा के माध्यम से, तो ये केचुआ का हो जाएगा तीसरा। तिलचट्टा जो है वो आपको श्वास नली की सहायता से सांस लेता है, तो ये हो जाएगा। और मछली जो है वो गलफरे या ये क्लोम की सहायता से सांस लेती है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं। दूसरा है वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं। तीसरा, वन जलवायु जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। या डी, एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अन्य सभी ऑप्शन सही है, जबकि डी जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है, यानी कि वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत है, ये गलत है। अगला है ऊँटों को रेगिस्तान की परिस्थिति में जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूलन मदद करते हैं, यानी कौन से इसका गुण है जो उसको रेगिस्तान में रहने में सहायता प्रदान करता है। उनकी लंबे टांग, वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं, वे बहुत पसीना बहाते हैं, उनकी लीद आर्द्र है। तो देखिए अन्य सभी ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि अगर कोई जीव अधिक मूत्र त्याग करेगा तो उसको अधिक पानी की आवश्यकता होगी, अधिक पानी बहाएगा तो भी अधिक पानी की आवश्यकता हो जाएगी। और लीद यानी कि उसके जो टॉयलेट है उसमें अगर आर्द्र होगा, ज़्यादा नमी होगा, तो भी वह पानी का स्राव अधिक करेगा, जो कि रेगिस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यानी ये सभी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। जबकि लंबी टांगे जो हैं वो उसकी सहायता करता है, क्योंकि उसका शरीर ज़मीन से ऊपर रहने के कारण थोड़ा हीट कम ऑब्जर्व करेगा, तो ये उसको चलने में और बालू में चलने में भी उसकी सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है स्तंभ ए में दिए गए ग्रंथियों के नामों का मिलान उनके अनियमित रूप से कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से कीजिए। यानी ए में आपको दिया हुआ है ग्रंथि का नाम और बी में है कि उसके कमी से जो रोग हो जाता है वो। जैसे थायराइड, अगर जो ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड है, अगर वो काम करना बंद कर दे
तो उससे कौन सा बीमारी होगा। तो यहाँ आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम ना करे तो आपको घेंघा जो है या वाइटर जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से अगर अग्नाशय जो है वो काम करना बंद कर दे या ठीक से काम ना करे तो आपको मधुमेह जो है वो हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वह आपको तनाव तथा क्रोध उत्पन्न करने में ये करता है। और पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि में सहायक होता है, यानी हमारे शरीर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो ये आपको अगर ठीक से काम ना करे तो हमारे शरीर का सही से विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारा डी का 4 ऑप्शन केवल सी ऑप्शन में ही है। तो अगर आपको ये सब पता हो तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जो आपको पहले से पता है उसको पहले मिलान कर ले और उस तरह से ऑप्शन में खोजें। कई बार होता है कि केवल वही ऑप्शन उसमें होता ही है और आपका सही हो जाएगा एक ही पता होने से। चलिए अगला प्रश्न है, यीस्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट तेजी से गुना करके नई यीस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। सी है, यीस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। और डी है कि यीस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो देखिए यहाँ चौथा ऑप्शन जो है कि यीस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, ये गलत है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि हाइड्रा और यीस्ट जो होते हैं वो मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी कि वो सब पहले बड बनाते हैं, फिर वो बड बड़ा होता है और उस बड से एक नया यीस्ट और नया हाइड्रा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर विखंडन न हो करके यहाँ मुकुलन होता तो सही होता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कागज के टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है और उसका कारण बताया गया है कि कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो देखिए ये दोनों बात तो सही है, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन है, ये इसको व्याख्या नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि ये तो रासायनिक परिवर्तन का गुण होता है कि ये अनुत्क्रमणीय होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, किंतु इसकी सही व्याख्या नहीं हो पा रही है। अगला प्रश्न है कि एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए एक संपरीक्षित यानी टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया कि संपरीक्षित का बल्ब नहीं जला। निम्नलिखित में से दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा। पहला, संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं हुआ। दूसरा, संपरीक्षित यानी टेस्टर का विद्युत धारा दुर्बल थी। तो देखिए दोनों चीज़ हो सकता है। अगर जो पाथ है यानी सर्किट है अगर वो पूरा नहीं होगा तो भी बल्ब नहीं जलेगा, और विद्युत धारा बहुत ही कम होगी, एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में होगी तो भी वो नहीं जलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गेहूं और घास के पौधों में समान प्रकार की जड़ें किंतु पत्तियों के शिरा विन्यास भिन्न होते हैं। दूसरा है, समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के शिरा विन्यास भी समान होते हैं। तीसरा है, समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों की शिरा विन्यास भिन्न होते हैं, यानी भिन्न प्रकार की जड़ भी होती है और शिरा विन्यास भी पत्तियों का भिन्न होता है। और अंतिम है कि भिन्न प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के शिरा विन्यास समान होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि गेहूं और घास के जो पौधे होते हैं इसमें समान प्रकार की जड़ें भी होती हैं और उसका शिरा विन्यास भी समान ही होता है। तो यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई तालिका में 3 पदार्थों ए, बी और सी के गुणधर्म सूचीबद्ध किए गए हैं। इन पदार्थों में से किस पदार्थ का प्रयोग आप घरेलू विद्युत परिपथ में कम विद्युत रेटिंग वाले फ्यूज को बनाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए विद्युत परिपथ में जो फ्यूज हम लगाते हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसका प्रतिरोध जो है वो अधिक होना चाहिए और उसका गलनांक जो है वो कम होना चाहिए, ताकि जब ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो ऐसा कुछ कंडीशन ना आए तो वो उसमें आसानी से गल जाए और हमारा जो पूरा घर है वो विद्युत के कारण जो परेशानी हो सकती है या जो खतरा हो सकता है उससे बच जाए। तो आप यहाँ बी में देख रहे हैं कि इसका गलनांक कम है
और इसका विशिष्ट प्रतिरोधकता जो है वो उच्च है। तो हम बी को फ्यूज के रूप में चुनाव कर सकते हैं। तो केवल बी जो है हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जमीन पर लुढ़कती एक गेंद की गति रैखिक भी है और घूर्णात्मक भी। बी है, झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है और डोलिए भी। तीसरा है, बिजली के किसी पंखे के एक ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्तीय भी है और आवर्ती भी। और डी में है, एक सिलाई मशीन के सुई की गति डोलिए भी है और रैखिक भी। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि सिलाई मशीन जो है उसकी गति डोलिए है, आवर्ती भी है, लेकिन वो रेखीय नहीं है, क्योंकि एक रेखा में वो आगे नहीं बढ़ता, उसी स्थान पे वो ऊपर नीचे होता है। बाकी अन्य सभी ऑप्शन में आप देखेंगे तो वो सही है, क्योंकि जब ज़मीन पर गेंद लुढ़कती है तो एक रेखा में आगे बढ़ती है और नाचते हुए जाती है, तो वो सही है। इस तरह से बच्चा जब झूला पे झूलता है तो डोलन भी करता है और वह एक फिक्स समय में आगे जाता है और पीछे आता है, तो आवर्ती यानी वह क्रिया बार बार होती है, तो आवर्ती गति भी है। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और हमें गलत का चुनाव करना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया अनुच्छेद इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ए, बी, सी, डी और ई की पहचान करिए। सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरणें दोनों माध्यम के बीच की सतह पर ए हो जाती है और संगठक रंगों में बट जाती है। बी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा उसमें डाइवर्जन देखने को मिलता है, डेविएशन देखने को मिलता है, यानी वो सबसे अधिक मुड़ता है। उसका वेग सी होता है, जबकि डी रंग जो है सबसे कम विचलित होता है और उसकी आवृत्ति जो होती है वो ई होती है। अब इस तरह से हमको ए, बी, सी और डी की पहचान करना है। तो आप यहाँ एक चित्र है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कोई प्रकाश की किरण है और यहाँ मान लीजिए कि एक बारिश की बूंद है, उससे जब पास करता है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा विचलन यहाँ आपको बैगनी कलर का, यानी हम लोग जो बैगनी फिनाला बोलते हैं, विबजियोर बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो बैगनी का होता है, वायलेट का होता है, और सबसे कम रेड का होता है। तो और सबसे कम गति जो होती है, स्पीड, वो वायलेट का होता है, और सबसे स्पीड तेज जो होता है वो रेड का होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अब इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आसानी से इसको बना पाएंगे। तो देखिए, बी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है कि दोनों माध्यमों के बीच सतह पर ए हो जाता है, यानी अपवर्तित हो जाता है या परावर्तित हो जाता है, विखंडित। तो यहाँ पर अपवर्तन होता है, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर जाती है तो उसको अपवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ अपवर्तित हो जाती है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी परावर्तित वाला ऑप्शन गलत आपको हो गया, विखंडित वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको ए और डी में पता करना है। दूसरा कहता है बी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो देखिए सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो वह बैगनी होता है। तो हमारा ए ऑप्शन देखिए, यहाँ लाल है दूसरा ऑप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसका वेग न्यूनतम होता है, जबकि डी रंग यानी लाल रंग सबसे कम विचलित होता है और उसकी आवृत्ति जो होती है वो न्यूनतम होती है। समझिए, उसका वेग अधिक होगा लेकिन आवृत्ति कम होती है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान की कई पाठ्यपुस्तकें जैसे कि NCERT की संबंध पाठ में अनुपूरक सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएँ, कहानियाँ और अनूठे तथ्य देती हैं। इनके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? कौन सा चीज़ है जो सही नहीं है, वो आपको चुनना है। ये बच्चों के लिए अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करते हैं। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक हैं। ये विद्यार्थियों की विषय में रुचि जागृत करने में सहायक हो सकते हैं। ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में सहायक हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो पूरक सामग्री होती है उसमें आप देखेंगे लिखा भी रहता है कि यह मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं दिया गया है, बल्कि
रुचि पैदा करने के लिए, बच्चों को विशेष जानकारी देने के लिए, और इस तरह से इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये मूल्यांकन में सहायक नहीं होता है। अगला है, निम्न में से विज्ञान पाठचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियाँ प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिनसे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है। और हमारे ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक, सामग्री, प्रक्रम या ऐतिहासिक। तो देखिए, विज्ञान में अगर आप वैधता करना है तो आपको एक प्रक्रिया के माध्यम से चलना होगा, तभी आपको उसे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होगा, यानी एक प्रोसेस के थ्रू आपको पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ सी जो है वो प्रक्रम या प्रक्रिया जो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही है। उनके पास कुछ सामग्री है, जैसे पतली लचीली डोरी, हल्के भार का स्प्रिंग या सूती धागा। तो इनमें से कौन सा जो सामग्री है वो सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है। तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि सरल लोलक कैसा होता है। तो जब किसी धागे को किसी पिंड से बांध करके लटकाया जाता है, मतलब एक पिंड है यहाँ पे आप देख रहे हैं गोला, उसको एक धागा की सहायता से हम किसी आधार से बांध देते हैं और वो गति करता है ऐसे, तो उसको सरल लोलक कहते हैं। और जब यह अधिकतम बिंदु पर पहुँचता है, जैसे यहाँ आया, तो इसको हम लोग चरम स्थिति या एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। और जब यह बीच में होता है तो इसको माध्य स्थिति या केई बोलते हैं। और इसी तरह से फिर ये यहाँ पर घूमते घूमते यहाँ से जब पहले माध्य स्थिति में है, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरह से ये आगे पीछे होते रहता है। तो ये है आपको लोलक, सरल लोलक का यहाँ बताया गया है। अब आपको यहाँ चुनना है कि कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सूती धागा जो है वो सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि लचीली डोरी या हल्के भार का स्प्रिंग वगैरह का हम प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सूती धागा का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 7 की शिक्षिका ने अपने छात्राओं से कक्षा में निम्न प्रश्न पूछा। यदि एक सप्ताह तक तुम्हारे क्षेत्र में विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, तब आप अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा के किन वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। निम्न में से किसके लिए यह प्रश्न सर्वथा अनुपयुक्त है, यानी कौन सा प्रश्न इसमें सही नहीं होगा, वो आपको चुनना है। पहला है, शिक्षार्थियों को विद्युत के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संवेदनशील बनाने के लिए। बी, शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए। या सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से शिक्षार्थियों की परिचितता का आकलन करने के लिए। या डी, शिक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो यहाँ अन्य सभी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सही है। बच्चों में हम संवेदनशीलता लाएंगे, उनके अपसारी चिंतन को भी बढ़ाते हैं और वैकल्पिक स्रोत के बारे में बच्चों को परिचित भी करेंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान का यहाँ आकलन करना उद्देश्य नहीं है, तो ये सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विवृतांत यानी खुले सिरे वाले प्रश्न की पहचान करिए। लुढ़काने और खिसकाने में क्या अंतर है? क्या द्रवों में गति करती वस्तुएं घर्षण बल का अनुभव करती है? दूसरा, किसी नाव का धारा रेखीय आकार उसकी गति में किस प्रकार मदद करता है? और डी, क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व न हो? तो देखिए, अन्य सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो बच्चे फिक्स तरीके से ही दे सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है उसका हर बच्चा अपने हिसाब से दे सकता है। तो ये खुले सिरे वाले प्रश्न का एक उदाहरण है। अगला है, कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी छात्राओं को समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुण धर्म समझाना चाहती हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि इस प्रक्रम का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी? तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कि समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए, आपको समतल दर्पण का एक चित्र दिखाया गया है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इससे जो प्रकाश चलता है तो वो टकरा करके फिर वापस हो जाएगा। और समतल दर्पण की विशेषता होती है
कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल होता है, यानी कि काल्पनिक होता है, और यह लेटरली इन्वर्टेड यानी कि पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी दायां का बायां और बायां का दायां। आप समतल दर्पण में यानी आपके घर में जो सामान्य दर्पण होगा उसमें खड़े होकर के देखेंगे तो आपका जो दायां हाथ होगा वो दर्पण में बाईं तरफ और बायां हाथ दाईं तरफ हो जाता है। इमेज जो होता है वो हमेशा सीधा होगा, यानी जैसा इधर इमेज होगा उसी तरह का, जैसा वस्तु होगा वैसा ही इमेज बनेगा। और इमेज का जो आकार होगा यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के ही बराबर होता है और उतनी ही दूरी पर होता है जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है। जैसे अगर दर्पण के 5 मीटर आगे वस्तु है तो दर्पण के 5 मीटर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सब इसके कुछ गुण हैं। तो अब इसके आधार पर हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या करना अच्छा रहेगा। छात्राएं प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हुए किरण आरेख खींचेंगी। दूसरा, छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती है। अगला है, छात्राएं पाठ्य पुस्तक में दिए गए परिदर्शी के आरेख का अध्ययन करती हैं। या डी, छात्राएं पिन होल कैमरे के साथ गतिविधि करती हैं और अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध करती हैं। तो पिन होल कैमरा आप जानते हैं कि छाया निर्माण को समझने के लिए या प्रतिबिंब द्वारा कैसे चित्र प्राप्त किया जा सकता है, कैमरे का जो गुण है वो समझने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। जबकि समतल दर्पण को अगर समझना हो तो हम पहले बहुत सारी वस्तुओं को देंगे और बच्चे को समतल दर्पण के सामने रख करके उसको अनुभव करने के लिए अगर देंगे तो बच्चे उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके गुण धर्म को आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, यानी कि छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षण का अवलोकन करती है, सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभ ए में कुछ प्रक्रिया कौशलों के नाम दिए गए हैं और स्तंभ 2 में दिए गए उपयुक्त सूचकों से उनका मिलान करना है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि निरीक्षण करने का क्या मतलब होता है। अगर आप जिन चीज़ों को पहले आप जानते हैं उससे आप कोशिश करें, जैसे पैटर्न पहचानना। तो पैटर्न पहचानने का मतलब क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ हो सकता है कि सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र कर पूर्ण स्थिति को समझना, यानी जो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ चीज़ है उससे आगे की चीज़ों को समझ लेना कि क्या हो रहा है, तो ये पैटर्न पहचानना होता है। उसी तरह से अगर आपको परिकल्पना करना कहा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इनमें से जिन चीज़ों को आप जानते हैं उसको पहले इसमें से छांट लें। आप जानते हैं निरीक्षण करने का अर्थ होता है कि इंद्रियों का प्रयोग कर आंकड़े एकत्र करना, यानी कि पहला जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे आंसर 5 हो जाएगा। दूसरा है परिकल्पना करना। तो परिकल्पना करने का अर्थ होता है ऐसी व्याख्याएं सुझाना जिनकी जांच की जा सकती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्वानुमान करना, यानी पूर्वानुमान करने का मतलब होता है किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना, यानी आप जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर कोई नई चीज़ के बारे में कहना। तो आप पहले से जो पता है वो प्रमाण के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और संप्रेषण करने का अर्थ होता है, यानी आप संप्रेषण का अर्थ होता है कि उपयुक्त साधनों द्वारा निष्कर्ष को दर्शाना, यानी संप्रेषण करना। और पैटर्न पहचानना आपको पहले ही बताया गया है कि सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र करके पूर्ण स्थिति को समझना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ सी जो है वो करेक्ट है। अगला है, वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्न में कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है? एक गुब्बारे को फुलाना, किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर ढकेलना, फुटबॉल को फुलाना और कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोकना। तो वायु दाब को समझने के लिए आप सिरिंज के पिस्टन को अगर आप धकेलेंगे तो आपको वायु द्वारा दबाव का अनुभव होता है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है?
कार्य कारण संबंध को देखना। दूसरा है प्रेक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना, विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना या दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्याओं को खोजना। तो देखिए, कार्य कारण संबंध को खोजना जरूरी है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। अगर बच्चे ऐसा सोचेंगे तभी वो किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उसका कारण ढूंढेंगे। यह एक वैज्ञानिक तरीका है। दूसरा है प्रेक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है कि हम वस्तु और उसके बीच संबंध को जाने कि कोई चीज़ क्यों कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हो रही है उसका वास्तविक कारण क्या है, उसकी व्याख्या का पता लगाना, उसको ढूंढना। तो अन्य सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का एक सूचक नहीं माना जा सकता है। और दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा नहीं है। पहला है प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना। दूसरा, राष्ट्रीय सरोकार से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत बनाना। सी, लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना। या डी, वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। तो देखिए, यहाँ पर विज्ञान की साक्षरता है, यानी बेसिक चीज़ की बात हो रही है, न कि विज्ञान में आपको स्पेशलिस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ये विज्ञान की साक्षरता के अंतर्गत नहीं आता है। ये वैज्ञानिक कुशलता कह सकते हैं, या जब उसमें बच्चे उच्च स्तर का स्किल प्राप्त कर लेंगे तब ये चीज़ उनको प्राप्त होगी। जबकि उनमें उसके प्रति सिर्फ रुचि पैदा करना हो तो अन्य ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है और इसमें हम क्या क्या और चीज़ ऐड कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।